एक सिंपल सा क्वेश्चन। इंडिया एक कंट्री है, यूके भी एक कंट्री है, लेकिन यूके के अंदर फिर से कंट्रीज कैसे हो सकते हैं? अगर आप भी कंफ्यूज्ड हो तो आज के वीडियो के बाद सब क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले बेसिक्स क्लियर करते हैं। कंट्री क्या होता है? कंट्री एक पॉलिटिकल यूनिट होता है जिसके पास अपनी गवर्नमेंट और बॉर्डर्स होते हैं। एग्जाम्पल इंडिया। कॉन्टिनेंट क्या होता है? एक बड़ा लैंडमास जिसमें बहुत सारे कंट्रीज होते हैं। एग्जाम्पल यूरोप। नेशन स्टेट क्या होता है? जहाँ लोग एक जैसे कल्चर, लैंग्वेज और आइडेंटिटी शेयर करते हैं। एक और इम्पोर्टेंट कन्फ्यूज़न क्लियर कर लेते हैं। कंट्री यानी कि पॉलिटिकल यूनिट, नेशन स्टेट यानी कि पॉलिटिकल यूनिट प्लस कल्चरल यूनिट, कॉन्टिनेंट यानी कि ज्योग्राफिकल लैंडमास। एग्जाम्पल, जर्मनी एक नेशन स्टेट माना जा सकता है, पर हर कंट्री नेशन स्टेट नहीं होता है। अब कन्फ्यूज़न यहाँ स्टार्ट होता है। यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड एक कंट्री है, लेकिन इसके अंदर इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और आयरलैंड ये सब भी कंट्रीज़ कहलाते हैं। तो क्या ये कंट्री के अंदर कंट्री है? इसको समझने के लिए हम एक सिंपल सा हाउस एनालॉजी का एग्जाम्पल लेते हैं। इंडिया को एक घर प्लस एक फैमिली मान सकते हैं, जिसके रूम्स को स्टेट्स कह सकते हैं। यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड को एक घर प्लस मल्टीपल फैमिलीज मान सकते हैं, जिनमें इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एट्सेट्रा को फैमिलीज कह सकते हैं। वन हाउस यानी कि वन कंट्री, डिफरेंट फैमिलीज यानी कि डिफरेंट कंट्रीज लिविंग टुगेदर अंडर वन रूफ। थोड़ा और क्लियरली समझते हैं। इंडिया वाले घर में एक ही फैमिली रहती है, रूम्स अलग हैं यानी कि स्टेट्स। यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड वाले घर में अलग अलग फैमिलीज एक साथ रह रही है। हर फैमिली की अपनी आइडेंटिटी है, जैसे इंग्लैंड और स्कॉटलैंड सब एक ही घर के अंदर आ गए। अभी तक समझ नहीं आई बात? तो वीडियो को अंत तक देखने के बाद सब समझ आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, इंग्लैंड ने वेल्स को अपने साथ काफ़ी पहले जोड़ लिया था। फिर इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन 1707 हुआ। इसके बाद बना यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। फिर आयरलैंड को ऐड किया गया और बना यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड। बिफोर 1707, in 1603, England and Scotland had separate kings, parliaments and laws. In 1707, the Act of Union was passed. England and Scotland united to form United Kingdom of Great Britain. After 1707, United Kingdom of Great Britain was formed, which had one parliament, one government and was considered as a one political unit. लेकिन आयरलैंड का केस अलग था। उल्फी टोनी, जो कि एक रिवोल्यूशनरी यानी कि क्रांतिकारी था, उसने यूनाइटेड आयरिशमैन के साथ मिलकर एक रिवॉल्ट किया, लेकिन रिवॉल्ट फेल हो गया। इसके बाद आयरलैंड को फोर्सफुली इनकॉर्पोरेट किया गया इनटू यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और फिर बना यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड। बिफोर इनकॉर्पोरेशन, आयरलैंड was a separate political unit. Then, during the incorporation process, Ireland was incorporated into United Kingdom of Great Britain. Then, after incorporation, United Kingdom of Great Britain and Ireland was formed. Ulfi Tony was the leader of the United Irishmen. Ulfi Tony believed in a united Ireland, that is, Catholics and Protestants together to be free from British rule. He formed the United Irishmen to spread the idea of freedom and equality. Ulfi Tony and the United Irishmen launched a rebellion in 1798 to end British rule and establish an independent Ireland. A coordinated rebellion broke out in many parts of Ireland. The rebellion was poorly planned and lacked support. It was crushed by British forces. The revolt was suppressed. Ulfi Tony was captured and later died in prison. Though it failed, it inspired future generations to keep fighting for Irish independence.
इसमें रिलीजन भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंग्लैंड में ज़्यादा लोग प्रोटेस्टेंट्स थे, आयरलैंड में ज़्यादा लोग कैथोलिक्स थे। इंग्लैंड ने आयरलैंड के प्रोटेस्टेंट्स को सपोर्ट किया ताकि वो कैथोलिक्स पर डोमिनेंस बना सके। इससे कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ गया, यानी कि मेजॉरिटी इन इंग्लैंड वर प्रोटेस्टेंट्स, द चर्च ऑफ इंग्लैंड वॉज द डोमिनेंट रिलीजन, प्रोटेस्टेंटिज्म इन इंग्लैंड हैड स्ट्रेंथेंड आइडेंटिटी, supported the monarchy and the existing order. On the other hand, majority in Ireland were the Catholics. Irish people followed Roman Catholic Christianity. Catholicism in Ireland had strong Irish identity centered around religion, culture and tradition. England supported Irish Protestants to maintain control and dominance over the Catholic majority. यानी कि इंग्लैंड ने आयरिश प्रोटेस्टेंट्स को सपोर्ट किया ताकि वे अपना कंट्रोल और डोमिनेंस कैथोलिक मेजॉरिटी पर बना सके। एक और कन्फ्यूज़न फ्लैग्स का है। इंग्लैंड का अपना फ्लैग है सेंट जॉर्ज क्रॉस। यूनाइटेड किंगडम का कॉमन फ्लैग है यूनियन जैक। लोग दोनों यूज़ कर सकते हैं, यानी कि वन नेशनल फ्लैग साथ में रीजनल फ्लैग्स। नाउ the Union Jack represents the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, while the Irish tricolor represents Ireland as a sovereign and independent nation. ये रहे यूनाइटेड किंगडम और नॉर्दर्न आयरलैंड के इम्पॉर्टेंट की कंपैरिजंस। अब जानते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स। स्टूडेंट्स ये गलतियाँ करते हैं, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम इज़ ए कॉन्टिनेंट, इंग्लैंड हैज़ 2 नेशनल फ्लैग्स, नेशन इनसाइड नेशन, जबकि करेक्ट यह होगा कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड एक कंट्री है जो मल्टीपल कंट्रीज़ के यूनियन से बना था। सो मिस्टेक 1, मिक्सिंग अप कंट्री एंड कॉन्टिनेंट। कनाडा इज़ इन नॉर्थ अमेरिका, कनाडा इज़ ए कंट्री एंड नॉर्थ अमेरिका इज़ ए कॉन्टिनेंट इज़ करेक्ट। मिस्टेक 2, थिंकिंग a continent is a country. Europe is not a country, whereas Europe is a continent made up of many countries. Mistake 3, confusing the UK with England. The UK is not just England. The UK includes England, Scotland, Wales and Northern Ireland. Mistake 4, thinking the UK and Ireland are the same country. The UK and Ireland are different countries. The UK includes Northern Ireland. Ireland is a separate country is correct. Mistake 5, thinking the UK is the same as Great Britain. Great Britain is not the same as the UK. Great Britain includes England, Scotland and Wales. Thus, the UK includes Great Britain and Northern Ireland is correct. Mistake 6, thinking a kingdom always means a country. A kingdom is not always a country. A kingdom is a type of rule. Many countries today are not kingdoms. Always remember, continent is a huge land area. Example, Asia, Africa, Europe. Country is a nation with its own government. Example, France, Japan, Canada. Kingdom is a country ruled by a king or queen. Example, Saudi Arabia, Jordan, UK. Remember, the UK is a kingdom. Nation state is a country where most people share the same culture, language and history. Example, Japan, Poland. And finally, union is when countries or kingdoms come together to form one country. Example, by the Act of Union 1707, England united with Scotland to form the United Kingdom of Great Britain.
सो ओवरऑल आइडिया ये है कि एनसीईआरटी के अनुसार यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड को कुछ स्कॉलर्स नेशन स्टेट का मॉडल भी मानते हैं। इसका फॉर्मेशन किसी सडन रिवोल्यूशन से नहीं हुआ, बल्कि एक लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस के थ्रू हुआ था। पहले इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन 1707 हुआ और फिर आयरलैंड को जोड़कर एक लार्जर पॉलिटिकल यूनिट बना। इसी तरह 19th सेंचुरी यूरोप में जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ और इटली का यूनिफिकेशन हुआ। एनसीईआरटी का मेन आइडिया ये है कि नेशन स्टेट का फॉर्मेशन यूरोप में अलग अलग हिस्टोरिकल प्रोसेसेस के थ्रू हुआ, कभी यूनिफिकेशन से और कभी लॉन्ग पॉलिटिकल इंटीग्रेशन से। सो लेट्स सी द फाइनल समरी। इन यूरोप इन द 19th सेंचुरी, ideas of nationalism inspired people to demand nation states. Many countries were created. Religion and culture divided people in places like Ireland, and old empires struggled to maintain control. Thus, nationalism grew, but Europe was full of divided countries, rivalries, and old empires. Now, let's see how Germany's unification happened in 1871. Its key leader was Otto von Bismarck. Prussia led the way. Then, wars with Denmark in 1864, Austria in 1866, and France in 1870 and 71 happened. Then, southern states joined after victory over France. And finally, the German Empire was proclaimed in Versailles in 1871. Thus, strong leadership, wars, and diplomacy led to the unification of Germany. Now let's see how Italy's unification took place in 1861. Its key leaders were Count Cavour, Giuseppe Mazzini, and Giuseppe Garibaldi. Firstly, new ideas inspired people in Italy. Then Cavour used diplomacy. And then Garibaldi led volunteers in the south. And finally, Italy was united in 1861. Thus, a mix of ideas, leadership, diplomacy, and popular support united Italy. Looking at the big picture, we can say nationalism gave people a sense of identity and a desire for self-rule. This led to new nations, but also conflict and change. Strong leaders, wars, diplomacy, and popular movements played a key role. Thus, the 19th century reshaped Europe and the world we live in today. You can find the rest of the key takeaways from here. Before I end, I would like to say that know the past, understand the present, and shape the future. एनसीईआरटी में सब सिंप्लीफाइड तरीके से दिया गया है, इसीलिए कुछ चीज़ें वेरी कर सकती है, लेकिन एनसीईआरटी इज ऑलवेज राइट। सो एग्जाम में यही लिखना होगा। इट्स एवी हियर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।